हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग फिस्कल पॉलिसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा, तो जाकर वो वीडियो भी देखें। फिस्कल पॉलिसी आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम दो चीजों पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इज द डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड नंबर 2 इज द नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। अभी तक आई एम एज्यूमिंग कि आपको पता है फिस्कल पॉलिसी क्या है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और बोरोइंग के थ्रू क्या करती है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्टिव्स कौन से, जो हमने देखे थे लास्ट क्लास में, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी, उनको अचीव करने की कोशिश करती है। और इस पॉलिसी का जो दूसरा नाम है वो भी हमें पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज द बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी। अब फर्स्ट पॉइंट पे आए, दैट इज द डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नाम ही हमें बता रहा है डिस्क्रिशन पे। गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है। गवर्नमेंट डेलिबरेटली, जानबूझ के डिसाइड करेगी कि मेरे को किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी को परस्यू करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम गवर्नमेंट में फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करें तो दो मेजर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या देखा था, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट देखती है कि सिचुएशन कैसी है। जैसे गवर्नमेंट ने देखा इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। तो यहाँ पे बिकॉज गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डेलिबरेटली, गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करेगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर आएगी। ठीक है, आपको पता तो है ना एक्सपेंशनरी क्या होता है, नहीं पता कल वाली क्लास देख लीजिए। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर आएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जानबूझ के किया। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी लेकर आए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वापस से रिसेशन को क्या करने वाले हैं, रिसेशन को हम ज्यादा रिसेशन की तरफ मूव करेंगे। यही मतलब हुआ ना। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस समय रिसेशन में। गवर्नमेंट के पास सिर्फ वन ऑप्शन है, दैट इज टू परस्यू द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, टैक्सेशन को कम करेगी या कॉम्बिनेशन यूज करेगी दोनों का। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के पास क्या होता है, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है या क्या है, इन्फ्लेशन। अगर रिसेशन होगा तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाएगी, और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ तो इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट जो है वो क्या करने वाली है, एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करेगी। इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाना है। और जब हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को परस्यू करेगी, मतलब इसका क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्सेशन को बढ़ाएगी या कॉम्बिनेशन यूज करेगी दोनों का। तो हम लोगों को क्या पता चला, जो भी गवर्नमेंट ने किया वो डेलिबरेटली किया, जानबूझ के किया। दैट्स व्हाई इस फिस्कल पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी पे, तो यहाँ पे मैं डायग्राम्स भी बनाऊंगी। कौन सी डायग्राम, सेम डायग्राम जो हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप पे यूज करते हैं। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताऊंगी कि डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है लेट्स से, तो इंक्रीज होने से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अब इनकम कितनी बढ़ेगी, डेल्टा वाई कितना होगा, ये भी हम देखेंगे। मतलब मैं आपको टैक्स मल्टीप्लायर
और इनकम मल्टीप्लायर को यूज करके ये दोनों वैल्यूज बताऊंगी कि क्या वैल्यू होती है। आपको मे बी किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये चीज काम आ जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखना। हम लोग अगर इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बात करें, इन्फ्लेशनरी गैप में हमारे पास क्या है, 45 डिग्री की लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू AD। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट होता था, वाई एक्सिस पे वी हैव एग्रीगेट डिमांड, और दिस इज द एग्रीगेट डिमांड और दिस इज द एग्रीगेट डिमांड। और हमें पता है ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये क्या है, मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन इकोनॉमी में मुझे आउटपुट कहाँ मिल रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, y1 पे। तो दिस डायग्राम शोज इन्फ्लेशनरी गैप। और मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब है गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाएगी। जब गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाएगी तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यही होगा। अब जब हमने बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल होगा तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट कहीं पे रोड बना रही थी, अब हो सकता है गवर्नमेंट बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रोड नहीं बनाऊंगी। तो जिन लोगों ने वहां के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना था, अब उन लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट तो परचेज ही नहीं करेगी। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब क्या है, इनकम ऑफ किसकी, रॉ मटेरियल सप्लायर की, इनकम ऑफ लेबरर, मतलब जो लोग काम करने वाले थे उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, इनकम फॉल करेगी। ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, इसको समझना, डायरेक्ट इम्पैक्ट। लेकिन अगर हम इन्हीं के बारे में बात करें, एक बंदा जिसने काम करना था कहाँ पे, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर वो इनकम अर्न करता, वो पर्टिकुलर पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, जब वो घर जा रहा है, वो दूध लेगा जाकर, वो सब्जी ले रहा है, वो बच्चों के लिए नोटबुक्स ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा। मतलब दूध वाले की इनकम भी बढ़ेगी, सब्जी वाले की इनकम भी बढ़ेगी, आपका जो बुक सेलर है उसकी इनकम भी बढ़ेगी, एंड सो ऑन। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे जिन लोगों की इनकम बढ़नी थी उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे क्या हुआ, इनकम चेंज हुई, डेल्टा वाई, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से लोगों की जॉब्स जाएंगी, ठीक है, जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे अब वो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से लोगों की ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम क्या होने वाली है, फॉल होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कितनी फॉल होगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, इट इज इक्वल टू डेल्टा जी into 1/1 minus MPC. MPC is what? Marginal propensity to consume. और ये जो हमारे पास वैल्यू है हम इसको क्या कहते हैं, इट इज इनकम मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे आप इसको, इनकम मल्टीप्लायर। मैं अभी आपको थोड़े लेक्चर्स के बाद पढ़ाऊंगी किनीशियन मल्टीप्लायर, तो उसमें हम ये डिराइव करना भी सीखते हैं। और कई बार एग्जाम में आपको डेरिवेशन भी पूछते हैं, तो इसकी डेरिवेशन हम वहां पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, इंक्रीज इन इनकम की वजह से, ठीक है, सॉरी फॉल इन इनकम की, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। और दूसरा क्या हम देख रहे थे, टैक्सेशन को बढ़ाना। जब टैक्सेशन बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ से कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। टैक्स बढ़ेगा, पीपल की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी। क्या कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती है उस समय होगा क्या इकोनॉमी में, उस समय कंजप्शन फॉल करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें टैक्सेशन से क्या होगा, टैक्सेशन से क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सेशन की वजह से हमारा जब सी कम होगा तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी वो भी कम होगा। तो यहाँ पे कितना इम्पैक्ट आएगा वो आपको पता होना चाहिए। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे क्या था, इट इज द इनकम मल्टीप्लायर, बट यहाँ पे ये क्या है हमारा, इट इज टैक्स मल्टीप्लायर। क्या है ये हमारा, टैक्स मल्टीप्लायर। और यहाँ पे एमपीसी लिखेंगे आप, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गूगल सर्च करिए, आप मुझे बताएंगे टैक्स मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज योर टैक्स मल्टीप्लायर। क्लियर, तो आपको पता चला कि किस तरीके से डेल्टा वाई चेंज होगा दोनों केस में। ये तो हम लोगों ने पढ़ा इन्फ्लेशन का केस। दूसरा केस कौन सा है हमारा, रिसेशन का। रिसेशन का केस थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं आपके साथ यहाँ पे क्राउडिंग आउट भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम लोग देखेंगे क्राउडिंग आउट क्या होता है। तो इन केस ऑफ रिसेशन हमारी कौन सी डायग्राम बनेगी, हमारी डायग्राम बनेगी डिफ्लेशनरी गैप वाली। डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स आप बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए मैंने एक ही डायग्राम को कितनी जगह पे यूज किया। मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर केस में, मुझे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। ठीक है, हमें आउटपुट बढ़ाना है ना, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम रिसेशन देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाले हैं और टैक्सेशन को कम करने वाले हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करेंगे। तो जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की वजह से दो इम्पैक्ट आएंगे। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो लोग उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग वहां पे रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, जैसे कोई स्कूल बन रहा है तो वहां पे जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस सप्लायर की इनकम बढ़ेगी। दैट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट। और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वो होगा उन लोगों की इनकम बढ़ेगी जो इनके साथ एसोसिएटेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर यहाँ पे कोई वर्कर है वो घर जाकर दूध लेता है तो दूध वाले की इनकम बढ़ रही है। वो घर जाकर सब्जी ले रहा है, सब्जी वाले की इनकम बढ़ रही है। ठीक है, वो सब्जी वाला आगे अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेने जा रहा है, यूनिफॉर्म वाले की इनकम बढ़ रही है। यूनिफॉर्म वाला राशन की दुकान पे गया, तो मल्टीपल पीपल की इनकम बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में भी क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है थ्रू द यूज ऑफ मल्टीप्लायर। किसके यूज से, मल्टीप्लायर। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से देखें, इंक्रीज इन इनकम, कितना इंक्रीज इन इनकम हुआ, यहाँ पे भी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी इंटू 1/1 माइनस एमपीसी। इसमें फिर से हम बोलेंगे ये जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम मल्टीप्लायर। ठीक है, तो लाइफ वाइज टैक्सेशन में आप देखेंगे, टैक्सेशन अगर फॉल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और इनकम कितनी बढ़ेगी, हम यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें क्राउडिंग आउट देखना है। क्राउडिंग आउट क्या होता है, बेसिकली जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से कई बार क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर के लिए
मुश्किल हो जाता है टू इन्वेस्ट, तो वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को करना कम कर जाता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्राउडिंग आउट। लेट्स सी। अब देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो आप मार्केट के स्तर पे देखिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ओवरऑल लोन की डिमांड बढ़ा देगी इकोनॉमी में। तो ओवरऑल लोन डिमांड बढ़ने वाली है। जब ओवरऑल लोन डिमांड बढ़े, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि गवर्नमेंट डिमांड कर रही है या आपका प्राइवेट इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है, उसको छोड़े बिना हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज क्राउडिंग आउट। क्या बोलेंगे आप इसको, क्राउडिंग आउट। तो इस क्राउडिंग आउट को रोकना पड़ेगा टू मेक दिस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव। क्योंकि अगर हम क्राउडिंग आउट को रोक ना पाए तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में ऑल्दो हम जी को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा आई कम हो जाएगा। तो जितना एग्रीगेट डिमांड बढ़ना चाहिए था, उतना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा नहीं, बिकॉज एक बढ़ रहा है तो दूसरा तो कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें इसको रोकना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम नहीं चाहेंगे कि बाहर जाए, टू मेक आवर फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे रोल आता है किसका, मॉनिटरी पॉलिसी का। किसका रोल आएगा, मॉनिटरी पॉलिसी का। तो यहाँ पे आपको पता है हम लोग मनी डिमांड और मनी सप्लाई को देखेंगे। तो दिस इज द कर्व ऑफ मनी सप्लाई and this is my money demand and here we have the rate of interest. अब जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई को हम देख रहे हैं, तो अगर मनी डिमांड बढ़ जाए, जो लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R0 से R1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी ऑफ मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अगर ये चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं यहाँ पे इक्विलिब्रियम चाहिए, सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज ना हो। तो मनी डिमांड तो बढ़ गई है इकोनॉमी में, तो हमें मनी सप्लाई को शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आए। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाएगी सो दैट इकोनॉमी के अंदर हमें क्राउडिंग आउट का सिचुएशन ना दिखे। क्लियर। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन वो क्या करेगी, कौन सी फिस्कल पॉलिसी को लगाएगी, इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शनरी, और डिफ्लेशन के टाइम वो क्या करेगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को लगाएगी। मतलब उसने अपने मर्जी से किया, गवर्नमेंट को पता है इन्फ्लेशन आएगा तो ये करना है, डिफ्लेशन आएगा तो ये करना है। अब डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बाद हम लोगों को क्या देखना है, नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब हम बोल रहे हैं नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई भी चॉइस नहीं है। जब हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ हमारे पास इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो इन्फ्लेशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगी, अगर डिफ्लेशन होगा तो भी वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट डेलिबरेटली कुछ नहीं कर रही है। अब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें क्या था, उसमें टैक्सेशन वाज एन इंस्ट्रूमेंट। तो नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, दिस इज पर्सनल इनकम टैक्स। क्या बोलेंगे हम इसको, पर्सनल इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें, दिस इज प्रोग्रेसिव। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव है। इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, तो इसका मतलब जो रिचर है दे विल पे मोर। ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी
तो क्या होगा, टैक्सेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है, इनकम कम होती है, इनकम कम ज्यादा होती है। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम इनकम कम होती है बिकॉज प्राइसेस आर मोर, तो लोग ज्यादा अर्न करते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइम बिकॉज वाई ज्यादा है, आप टैक्स ज्यादा पे करोगे। जब टैक्स ज्यादा पे करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन पे हमने क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पर टैक्स क्या होता था, टैक्स को बढ़ाती थी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। लाइकवाइज रिसेशन में जब लोग अर्न ही नहीं करेंगे तो इनकम कम है, इनकम कम का मतलब टैक्सेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली रिसेशन पे हम लगाते भी क्या थे, डेलिबरेटली डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी पे हम क्या लगाते थे, रिसेशन के टाइम हम लोग लगाते थे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे तो इनबिल्ट है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्लियर, समझ आया पहला। दूसरा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो नंबर 2, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट्स के ऊपर। और प्रॉफिट्स कब बढ़ते हैं, जब एक्सपेंशनरी फेज होता है, इन्फ्लेशनरी फेज होता है, ठीक है, उस समय प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उस समय प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो एक्सपेंशनरी फेज पे जब इन्फ्लेशनरी फेज भी है साथ में, तो उस समय क्या है, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी, बिकॉज प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होगा, हाई होगा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हाई होगा इस समय। हाई उस समय है, इसका मतलब कंपनीज के पास पैसा कम है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट उसमें से ज्यादा पैसा ले रही है, तो यहाँ पे यही तो होना था ना, उसमें टैक्स ज्यादा लगता है उसमें। लाइकवाइज अगर हम रिसेशन के बारे में बात करें तो रिसेशन में बिकॉज प्रॉफिट्स कम है तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। तो ऐसा ही हो रहा था, हमने जब डिस्क्रिशनरी में देखा था उसमें ऐसा ही हो रहा था, टैक्स कब कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए था रिसेशन में, और यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स पे। जब आप ट्रांसफर पेमेंट पे बात करते हो, वापस से हम लोग इन्फ्लेशनरी, एक्सपेंशनरी फेज, रिसेशनरी फेज देखेंगे। तो जब आप एक्सपेंशनरी फेज पे बात कर रहे हो तो इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फेज यहाँ पे क्या है, लोगों के पास ज्यादा इनकम है, तो क्या गवर्नमेंट को उस फेज के अंदर लोगों को पैसा देने की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की जरूरत है, क्या एक्सपेंशनरी फेज में गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाने की जरूरत होती है, नहीं होती है। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फेज ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होंगी, ट्रांसफर पेमेंट्स कम होंगी, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंशनरी फेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली फॉल करता है, ठीक है। और अगर आप इसको कंपेयर करें विद द डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो एक्सपेंशनरी एंड इन्फ्लेशनरी में होता क्या था, हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फॉल करना था, लेकिन यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। और लाइकवाइज जब आप रिसेशनरी पे बात करोगे तो रिसेशनरी फेज पे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज करेगा। क्यों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज करेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन केस ऑफ रिसेशनरी फेज बहुत लोगों की जॉब्स चले गई हैं और गवर्नमेंट को यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। क्लियर, 3 पॉइंट समझ आए। लास्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज द कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड आपको पता है, डिविडेंड क्या है, एक कांस्टेंट मनी है। तो डिविडेंड कांस्टेंट रहता है, तो बिकॉज डिविडेंड कांस्टेंट है तो रिसेशन में मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे हाथ में क्या होगा, हमारे हाथ में जो डिविडेंड अर्न कर रहे हैं कंपनी से उनके पास ज्यादा पैसा होगा मार्केट के हिसाब से। जब रिसेशन है, जब लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो पीपल आर अर्निंग मोर, तो पीपल की इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ दिस डिविडेंड। लाइकवाइज जब हम एक्सपेंशनरी फेज के बारे में बात कर रहे हैं,
एक्सपेंशनरी इन्फ्लेशनरी फेज पे क्या होता है, मनी की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, आपके पास चाहे 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए जब इन्फ्लेशन नहीं था, आप हो सकता था उस 100 रुपए से जाकर 4 पैकेट ब्रेड ले सकते थे बिफोर इन्फ्लेशन। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन आया, प्राइसेस बढ़े, अब हो सकता है वो 100 रुपए आपको सिर्फ 2 पैक ऑफ ब्रेड ला के दे रहा है। ठीक है, 2 पैक ऑफ ब्रेड ला के दे रहा है, तो यहाँ पे मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशनरी फेज में बिकॉज अब आपके पास डिविडेंड तो कांस्टेंट रहेगा, डिविडेंड कांस्टेंट है तो आपके पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, तो अब आपकी इनकम कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम है। क्लियर यहाँ तक? तो ये है आपका नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।